ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को किस जानिब आप जाता हुआ देख रहे हैं? क्या मामलात जो हैं वो बातचीत से हल हो जाएंगे या फिर किसी भी पैमाने पर महदूद फौजी कार्रवाई आप होते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया उज़ैर और महम, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि ये मुज़ाकरात किस तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी तक एक बहुत ज्यादा जो अनश्योर है चीजें और अनसर्टेनिटी है वो अमेरिका के जहन में है, क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं है कि ईरान ने पिछले 7 महीने जो अपने वेपन्स नए इंडक्ट किए हैं वो कौन कौन से हैं, कितनी तादाद में हैं और जाहिर है कितने लीथल हैं। ये एक चीज है जिसकी वजह से अमेरिका सोच में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कोई अपना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर जिस तरह लास्ट जंग में हुई थी, और मैंने अक्सर कहा था कि इजराइल और ईरान के दरमियान जो जून का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कहूंगा कि अगर किसी का भरम या मिथ टूटी थी तो वो इजराइल की टूटी थी, क्योंकि हम समझ रहे थे कि जब से वो मार्ज़ वजूद में आया है वो तकरीबन 78 सालों में उसने 260 बिलियन के करीब अमेरिका से असला लिया है। तो हम ये समझते थे कि वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता उसका एयर डिफेंस से, जबकि सिर्फ हुआ, बल्कि कई दिन तक उनके मसाद हेडक्वार्टर को हिट किया गया, उनके वज़ीर आज़म बंकर में सोते रहे, उनका आइजर वाइज मैनेज इंस्टीट्यूट है वो तबाह किया गया। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद हमने देखा कि एक मिथ टूटी इजराइल की। लेकिन इस सूरत में अगर अमेरिका क्योंकि इस वक्त फ्रंट लीड कर रहा है और ऑब्वियसली लीडिंग पोजीशन में है, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों अमेरिका ने ही उठाने हैं। तो क्रेडिट की हद तक तो जरूर लेगा क्योंकि सुपर पावर है, लेकिन वो डिस्क्रेडिट या जरा सी भी कोई शर्मिंदगी नहीं उठा सकता। पहले ही उनके मुल्क में लोग बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने आज एक बयान दे दिया है कि ये वॉर अनकॉल्ड फॉर है, ये नहीं होनी चाहिए। तो दुनिया अब अमेरिका का उस तरह साथ नहीं दे पा रही। और ट्रेडिशनली अगर आप इसको देखें तो पहले अमेरिका ने जब भी हमला किया नेटो को साथ मिलाकर किया, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पास कराकर, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो। लेकिन इस दफा क्योंकि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा और नेटो का वो कंफर्ट लेवल नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो एट्रिशन शाये है कि अगर हमारा को नुकसान हो गया तो लोगों को क्या जवाब देंगे। अच्छा, उस पर आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान में यूनिवर्सिटी तलबा दोबारा से मुजाहिरे कर रहे हैं। हालिया मुजाहिरा में आप क्या देखते हैं? आपको रिजीम चेंज की एक और अमरीकी और इसराइल कोशिश दिखाई दे रही है? हम ये उसी वजह से पॉसिबल ही हो रहा है कि वो चाहते हैं कि हमें वेपन या ट्रिगर ना दबाना पड़े और वेपन ना फायर करना पड़े, और हम कोई ऐसी पॉलिटिकल सिनेरियो अनफेवरेबल कर दें ईरान के लिए, जो उन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया था। शायद उन्होंने कोई और दोबारा उसको ट्रिगर करने की कोशिश की है। तो ये पहले सवाल के जवाब में ही ये मूवमेंट आपको कनेक्टेड नजर आएगी कि वो चाहते हैं कि ऐसी कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन से इसका सामना किए बगैर हम ऐसा कुछ अचीव कर लें जो हम लोगों को, अपने लोगों को, अमेरिका के लोगों को, और खासतौर पर दुनिया भी इस वक्त वॉच कर रही है, उनको एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर दिखा सके और कुछ ना कुछ टेंजिबल या मेजरेबल दिखा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका अगर एक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव या टारगेट अचीव नहीं करता या कोई अचीवमेंट अपने लोगों को नहीं दिखाता, तो जाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि मिलिटरीली तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ईरान का अमेरिका के साथ। और फिर भी अगर अमेरिका पुल बैक करता है तो जाहिर है बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा ये सारा। खालिद साहब, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि अमरीकी जनरल्स हमले के हक में नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना वो इसे फेक न्यूज़ करार दे रहे हैं। इससे जाहिर तो यही हो रहा है कि ट्रंप हमले के लिए तैयार हैं। क्या अमरीका में ताकतवर असलहा लॉबी यूक्रेन और गजा के बाद अब एक और महाज खोलना चाह रही है, अफोर्ड कर रही है? जी बिल्कुल, ये कनेक्टेड ही है सारी बातें, जैसे मैंने कहा। और आज आपने सुबह ये भी पढ़ा होगा कि एक बयान आया है उनके अमेरिकन का, कि उसने कहा कि जी मुझे हैरान किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि क्यों नहीं ईरान सरेंडर कर रहा है या कॉम्प्रोमाइज कर रहा। तो उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि ईरान समझता है कि उन्होंने जून से लेकर अब पिछले 7 महीनों में या 8 महीनों में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे वेपन्स ले लिए हैं जो अमेरिका को सरप्राइज दे सकते हैं। और अमेरिका अभी तक इसी गैसवक पर है कि कौन सी ऐसी पॉसिबल एम्बैरेसमेंट है जो मुझे सामना करना पड़ सकता है, और यही बारगेन ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज किए बैठे हैं जिसकी वजह से। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ईरान अपने तौर पर एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शो कर रहा है और एक ऑलमोस्ट एक डिटर्मिन्ड नजर आता है कि हम भी एट्रिशन करेंगे। और आखिरी बात आपके सवाल के जवाब में ज़ाहिर मैं कहता चलूं कि देखिए, ईरान ने कोई अमेरिका को ना तो फतह करना है ना उनका कोई जरूरी नहीं कि बहरी बेड़े सारे दबो देने हैं। उनके लिए वहां तक हिट करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, चाहे उनके 10% या 2 या 3 मिसाइल जाकर लग गए उनके बहरी बेड़े पर जिससे वो डूबे ना। लेकिन एक ह्यूमिलेशन बहुत ज्यादा अमेरिका को होगी, क्योंकि उनकी वो भी मिथ टूट जाएगी कि वो ऑब्वियसली पेनिट्रेटेबल नहीं है या ब्रीचेबल नहीं है उनका एयर। अच्छा खालिद साहब, अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान कुछ रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है। वो कौन से मुतालिबात हैं जिन पर ईरान समझौता करने को तैयार नहीं और अमरीका हर सूरत ईरान से गारंटर चाहता है?
देखिए मेरा ख्याल है माहम, ये बुनियादी तौर पर दो एरियाज हैं जो अमेरिका की इंटरेस्ट है, जिसमें खुद अमेरिका की तो एक दिलचस्पी ज्यादा है और दूसरी इजराइल की है। मेरा मानना यह है कि जो अमेरिका की ज्यादा दिलचस्पी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तक थी, लेकिन क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल को थ्रेट करते हैं, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा, तो इजराइल का सबसे ज्यादा कंसर्न न्यूक्लियर नहीं है, उनका बैलिस्टिक मिसाइल है। जो उनकी मिथ टूटती है, उनका भरम टूटता है, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी कि उनके जब मिसाइल ईरानियन पहुंच गए थे अंदर उनके, और 5 दिन तक ऑलमोस्ट लोग बंकर में सोए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी। तो उनको ये जाहिर है, उनकी इजराइल की टॉप प्रायोरिटी ये है कि किसी तरीके से ये जो वेपन्स हैं, उनके स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनको ये किसी तरह एलिमिनेट करवा सके। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि किसी तरह न्यूक्लियर रोल बैक करा लिया जाए, तो उनके लिए फेस सेविंग काफी होगी। तो आई थिंक ये दरमियान में जो चीज सारी सिचुएशन हैंग हुई है, वो बुनियादी तौर पर प्रायोरिटाइजेशन की है। मेरा भी मानना ये है, जितनी मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, कि ईरान काफी हद तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है अगर उस पर सैंक्शंस उठा ली जाए। इस वक्त ये बिल्कुल सही खालिद साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से फिर वो ईरान ने जब मिसाइल वहाँ पर पहुँचाए ऑस्ट्रेलिया में, इसराइल के अंदर, तो वहाँ पर पहले तो वो बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हुए और फिर आयरन डोम जो है उसको भी बेनकाब कर दिया ईरानी मिसाइल्स ने। सर, आप भी कह रहे हैं कि ईरान बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, कुछ ऐसे कार्ड्स हैं ईरान के पास। ईरानी फौजी क़यादत अमरीका को वियतनाम, अफगानिस्तान में माजी की शिकस्तें याद दिला रही है। क्या आज का ईरान अस्करी तौर पर इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमरीका को एक तवील और पेचीदा दलदल में फंसा सके? देखिए, मेरा नहीं मानना कि ईरान अकेला को ऐसा कर सकता है, लेकिन जो दो मुल्क उसके मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो एक चीन और एक रूस, और वो इनडायरेक्टली इंडिकेटर हैं। मैं आपको दोनों की मिसाल देता हूं। जैसे रूस ने अभी 2 दिन पहले एक नेवल एक्सरसाइज किया है ईरानियन नेवी के साथ। ये एक सिग्नल था कि हम जॉइंटनेस दिखाना चाहते हैं। चीन ने अभी तक मिलिटरीली सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्टेप दिखाया है हिडन, वो है उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स लेटेस्ट रिलीज की हैं पूरे मिडिल ईस्ट की, खास तौर पर अमेरिकन एयर बेसिस की जो इस एरिया में है। ये मुआफाक एक एयरबेस है जॉर्डन का, जहां तकरीबन 50 जहाज खड़े हैं। वहां पे C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज खड़े हैं, KC-135 ट्रांसपोर्ट एयर रिफ्यूलर जहाज खड़े हैं। वो उन्होंने सारी पिक्चर्स एयर बेसिस की दी हैं, जिससे वो इंडिकेट, शायद वो ये करना चाह रहे हैं कि इस तरह की रेडी और ऑथेंटिक न्यूज या अपडेट ईरान को मुहैया की जाती रह सकती है ड्यूरिंग जंग के दौरान। और अगर इनको अपडेट ईरान को मिलती रहे कि कौन से एयर बेसिस पर कौन से जहाज खड़े हैं, तो जाहिर है उनके लिए निशाना लेना बहुत आसान होगा। तो एक तरफ चीन ने भी इनडायरेक्टली एक टैसिट अप्रूवल दिया है अपनी हमायत का, और रूस ने फिजिकली जाकर नेवी की शक्ल में अपनी भेजकर अपनी एक्सरसाइजेस की हैं। तो आई थिंक ये भी एक एलिमेंट है जिसकी वजह से अमेरिका कंसर्न है कि चाइना और रूस क्या रोल प्ले करेंगे। अच्छा खालिद साहब, बज़ाहिर ईरान मज़ाहमत की जानिब जाता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता दिनों ईरान ने रूस से मिसाइल मुआहिदा भी किया है, और ख़ित्ते के दीगर ममालिक सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक, ख़ास तौर पर चीन और रूस, जैसे कि आप भी बात करें, आपको किस हद तक ईरान के हिमायत में कोई कदम उठाते हुए दिखाई देते हैं? कि बहुत ज्यादा हिमायत सिर्फ इसलिए नहीं है, दुनिया इस वक्त अमेरिका की मुखालफत में ईरान के करीब आ रही है। ईरान ने कुछ ऐसा नहीं किया पिछले सालों में कि दुनिया हिमायत में आ जाए, लेकिन अमेरिका ने बहुत कुछ, और खासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है कि दुनिया स्टेप बैक करती जा रही है। अपना ग्रीनलैंड पर उन्होंने क्लेम कर लिया, नेटो को उन्होंने ऑलमोस्ट सेट किया, कनाडा पर वो ऑलमोस्ट कब्जा करने की बातें करते हैं। आज कनाडा ने सुना है कि एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है, कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट विद इन आ रहे हैं नेटो के, यूरोप के, वेस्ट के, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली एक एलिमेंट, एक ये परसेप्शन जो आप और मैं सोच रहे हैं कि क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि शायद अब ईरान अकेला नहीं है। और जाहिर है वो आपने देखा होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अमरीकी सदर अपने बयानात की वजह से, इस पोस्चरिंग की वजह से, एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन उस तरफ ज्यादा मुझे महसूस होता है ईरान की निस्बत। और दूसरी आखिरी बात एक और ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि अमेरिका में हुकूमतें हर 4 साल बाद बदलती हैं। ये जो हुकूमत है जो आयतुल्ला की है, ये तकरीबन हुकूमत आप नोट करें कि 46 सालों से हुकूमत है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर ये हुकूमत 46 साल तजर्बा रखती है, जबकि अमेरिका में हर 4 साल बाद एक नया सदर आता है, नई पॉलिसी लाता है, नए बयान देता है, नए टारगेटिंग करता है, और ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज दोबारा से करता है। तो आई थिंक ये बड़े सीजन्ड लीडरशिप है इस वक्त ईरान की। वो उन्होंने बहुत सारे, आप 45 को ज़रब दे लें 4 से, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कितने सदर उन्होंने देखे हैं इस लीडरशिप में। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक फर्क भी है नुमाया जो हमें मुझे नजर आ रहा है।